हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज 10 जनवरी है। दैट मींस 1.5 वीक ऑफ योर न्यू ईयर हैज पास्ड। अब इसमें आपने क्या किया नहीं किया, यू बेटर नो इट। दिस इज आवर प्रोफाइल। चॉइस आपके हाथ में है कि आप 10 मिनट आधा घंटा जो है न्यूज़ स्क्रॉल करोगे या इंस्टाग्राम देखोगे। तो बेटर ये है कि आप न्यूज़ करंट अफेयर्स उसको यूटिलाइज करें रेदर देन गोइंग फॉर इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज टैरिफ। ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुना होगा, काफ़ी जगह कवर हो रहा है कि ट्रंप ने धमकी दी है 500% टैरिफ की इंडिया पे। ओके, सो टैरिफ है क्या? तो कह रहा है पहला पॉइंट, अ टैरिफ इज टैक्स इम्पोज एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट एक्सचेंज अर्निंग्स। कि भाई एक्सपोर्ट लगाने पे जो हमने टैक्स लगा दिया है। देन द सेकंड ऑप्शन इज टैरिफ रेज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड। जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं दूसरी कंट्री से, उसका प्राइस ज्यादा पड़ेगा इन कंपैरिजन टू जो गुड्स कंट्री के अंदर बनाए गए हैं, डोमेस्टिकली जो बनाए गए हैं, उससे प्राइस ज्यादा पड़ेगा इंपोर्टेड गुड्स का। देन द थर्ड ऑप्शन इज टैरिफ्स आर कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर अंडर डब्ल्यूटीओ टर्मिनोलॉजी। यार नॉन टैरिफ बैरियर है ये। ओके, सो पॉज द वीडियो, टेक 5-10 सेकेंड एंड मार्क द आंसर। सो थोड़ा, अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया, न्यूज पढ़ा है आपने, द हिंदू वगैरह कवर किया है, इजीली यू कैन मार्क इट राइट। ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम महंगा बना रहे हैं। दैट इज वाई ना ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं इंडियन गुड्स को महंगा कर दूंगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे मेरे यहाँ पे। ओके, वो कह रहा है कि यूएसए वाला गुड जो है आप उनको सस्ता पड़ेगा वहां के लोगों को। सो द फर्स्ट, जो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। टैरिफ्स आर कंसिडर फॉर्म नॉन टैरिफ। अपने आप में आप लॉजिक लगाओ। बहुत बेसिक एब्सर्ड स्टेटमेंट है ये, यूपीएससी करता है ऐसा, तो अवॉइड करना है, फोकस करना इन चीजों पे कि टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर कैसे होगा। नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं जो कोटा लगा दिया, स्टैंडर्ड कुछ सेट कर दिया, इतनी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। और ये एक्सपोर्ट्स पे नहीं होता है, इंपोर्ट पे होता है। कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में जो आ रही है, इंपोर्ट गुड्स कर रही है, वो उस पर टैक्स लगा देती है कि बाहर वाले को हम हमारे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे आसानी से। ओके। So now coming to question number two. With reference to governor's rule in tribal autonomous district council, consider the following statement. First, governor's rule in autonomous district council is provided under the sixth schedule of the constitution. The governor can impose such rule even when a party enjoys a clear majority in the council. Third, the extension of governor's rule require periodic review and justification. ठीक है, तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। अब देखो, ये ध्यान देने वाली बात है दैट फिफ्थ शेड्यूल जो होता है वो टीएससी की बात करता है। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और सिक्स शेड्यूल जो है वो ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल की बात करता है, जो कि ये है आपका। और ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। और इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो जनरली 30 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 नॉमिनेटेड होते हैं। और गवर्नर का जो है रूल तब होता है जब कोई भी पार्टी या कोई भी इलेक्टेड लोग कम दे आर नॉट इन द पावर, देन गवर्नर कैन रूल। सेकेंड ऑप्शन है कि गवर्नर कैन इम्पोज सच रूल इवन व्हेन अ पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजोरिटी। ये गलत बात है। इफ सम पार्टीज एंजॉइंग अ क्लियर मेजोरिटी तो गवर्नर के पास काफी कंस्ट्रेंट्स है। थर्ड इज करेक्ट कि पीरियोडिक रिव्यू जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 1 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सेंटर स्टेट ट्रांसफर्स रिकमेंडेड बाय सक्सेसिव फाइनेंस कमीशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है जो करंट आपका फाइनेंस कमीशन है, जो करंट टेन्योर चल रहा है फाइनेंस कमीशन का, वो उसका जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है और उनके चेयरमैन कौन है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट सेंटर शेयर अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट। की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर को एक फिक्स परसेंटेज 40-50-60% जो है देना पड़ेगा स्टेट्स को। देन सेकंड ऑप्शन इज criteria such as income distance population have been used by finance commission to prioritize equity among states। कि स्टेट्स के अमाउंट में ना थोड़ा बराबरी लाने के लिए, इक्विटी वाले चीजों को लेके आने के लिए इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन वाले कंसेप्ट को लाया गया है। एंड सेसेस एंड सरचार्जेस लिवाइड बाय सेंटर आर फुल्ली शेयरेबल विद स्टेट्स। कह रहे हैं सेसेस और जो सरचार्जेस हैं वो सेंटर जो है वो शेयर करेगा स्टेट के साथ, वो करने वाली चीजें हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। आपने सुना होगा ये 15 फाइनेंस कमीशन के केस में कि फाइनेंस कमीशन ने जो है इक्विटी के लिए पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस वाली चीजों को फोकस किया है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि क्या परसेंटेज होगा। कि किसी ने डिसाइड किया 42%, तो किसी ने बोला 41%। इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है जो कमीशन हैं। ओके, द थर्ड वन इज ये इनकरेक्ट है। सेसेज और सरचार्जेस जो शेयरेबल नहीं है, ओके, ये शेयरेबल नहीं है, इस वजह से जो है सेंटर का शेयर बढ़ जाता है और स्टेट्स का शेयर घट जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। Now coming to question number 4. Match the space missions with the correct organizations.
फर्स्ट लिस्ट में आपके मिशन है एंड सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन है। तो आदित्य L1, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड थर्ड इज JUICE। तो ये मिशन है, आपको मैच करना है, तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर। ठीक है, तो देखो जो आदित्य L1 है आपको पता होना चाहिए इसरो का है, थर्ड इज करेक्ट, एंड ये लैग्रेंज पॉइंट है उसके ऊपर आपका ये आदित्य L1 को डाला गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये आपका नासा का है, तो इसका B is 2 करेक्ट। थर्ड इज JUICE, तो ये जो है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो दैट विल ए विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको मिशन और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफी न्यूज में है बांग्लादेश में, और सॉरी अबाउट इट, नॉट इन बांग्लादेश, इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो कुछ कंट्रोवर्सी हुई ईडी को लेके, और ईडी को लेके कंट्रोवर्सी और न्यूज चलता ही रहता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ईडी काम करता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको इन्फोर्स करता है। देन इट ऑल्सो इन्फोर्सेज प्रोविजंस ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। काफी ज्यादा न्यूज में, आई गेस मल्टीपल ईयर से ईडी न्यूज में है, इसके पावर को लेकर मल्टीपल केसेस भी होते रहे हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। वैसे तो राइट आंसर फॉर दिस इज कि जो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट, कि PMLA और फेमा मतलब मेन काम में से है, इनफैक्ट ये दोनों के लिए ही है ये। ओके, अब यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, अगर आप यहाँ से भी थोड़ा गेस करते, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में ना होकर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में है। यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है, मिनिस्ट्री वगैरह स्कीम्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें करता रहा है, तो आप ध्यान देंगे इस चीज को। ओके, So now coming to question number 6, with reference to Western Ghat ecology expert panel, consider the following statement. First, the panel was chaired by Madhav Gadgil and submitted its report in 2011. Second, it recommended people-driven conservation with significant areas of the Western Ghat declared environmentally sensitive. Third, all recommendation of the panel were fully accepted and implemented by the union government. राइट, तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। देखो तो पहला तो सही है कि माधव गाडगिल ने अपनी रिपोर्ट 2011 में दी थी और उनकी ही रिपोर्ट का नाम है ऊपर। सेकंड क्या है कि पीपल ड्रिवन कंजर्वेशन की बात की थी, सस्टेनेबल आपका जो डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भी पीपल ड्रिवन कंजर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो है वो गलत है भाई, बिकॉज सारे रिकमेंडेशन, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि किसी कमेटी के सारे ही रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मान लिए होंगे, और उसमें भी गाडगिल कमेटी ने काफी ज्यादा फोकस किया था कंजर्वेशन पे, काफी बड़े टारगेट्स थे। तो ये फुल्ली एक्सेप्ट नहीं है, पार्सली एक्सेप्टेड है, एंड काफी रेसिस्टेंस था इसके लिए। तो टू स्टेटमेंट ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके मेंस के वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, गार्डगिल कमेटी। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू ऐड करोगे, टॉपर्स ने किया हुआ है, आप लोग भी करोगे। देन अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, क्योंकि उनका कंजर्वेशन, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर भी कंट्रीब्यूशन था उनका। सो इट इज़ क्वेश्चन इज ऑन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कह रहा है कि ये पार्ट है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, MAB। ओके, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। देन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एम टू इंटीग्रेट कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज बाय लोकल कम्युनिटीज। कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो एम है वो क्या कर रहा है कि कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज बाय, कि कम्युनिटी ओरिएंटेड बना दिया है, लोकल पॉपुलेशन का भी हमें इंटरेस्ट जो है उसका ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन इज all activities involving human habitation are prohibited within biosphere reserves। कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ना सारी जो आपकी चीजें हैं ह्यूमन एक्टिविटी वाली सब प्रोहिबिटेड है। नाउ आप यहाँ से गेस लगा सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड, ओके, ये दीज बोथ टू कैन नॉट बी टुगेदर, ये दोनों साथ में तो नहीं हो सकते हैं, कि आपको कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है और कंप्लीटली बैन भी करना है, तो ये दो तो हट गया। आप लॉजिक से यहाँ 1 और 1 और 2 पे पहुंच सकते हो। ओके, 50-50 का चांस, बट इतना लोगों को पता होता, आपने पढ़ा होगा MAB प्रोग्राम वगैरह जो है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है आपका, कि पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है, MAB का पार्ट है और कम्युनिटी ओरिएंटेड वाली चीज है ये। Now, coming to question number 8, with reference to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, consider the following statement. First, the UNFCCC was adopted at the Earth Summit held in Rio de Janeiro 1992, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी, आपको पता होना चाहिए। Next, it is a legally binding treaty that set country-wise quantified emission reduction target. Third,
The Conference of Parties is the supreme decision making body of the UNFCCC. तो ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है. तो देखो, जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है अर्थ समिट में हुआ था 1992 में, दैट इज करेक्ट. इसके साथ साथ यूएनसीबीडी था, आपके फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे, राइट, ये भी इनके साथ ही हुए थे. सेकंड जो है, इट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये गलत है, राइट. यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट इसके अंदर जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, राइट, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक है, बट होलिस्टिकली यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग नहीं है. थर्ड, द सीओपी इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 and 3. So from today onwards, we have included this thing. आज से एक क्वेश्चन डेली फ्रॉम करंट अफेयर्स वी विल बी इंक्लूडिंग. इसमें आप 250 वी हैव नॉट मेंशन्ड कि 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये. 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये. आप सभी लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं. द राइज ऑफ 10-minute डिलीवरी मॉडल रिफ्लेक्ट्स बोथ इनोवेशन इन इंडियाज अर्बन इकोनॉमी एंड डीपर structural challenges. Critically examine whether the 10-minute delivery model is necessary in the Indian context. इस न्यूज से है, इंपॉर्टेंट इस साल के लिए. So please write the answer. Okay. And on that note, thank you everyone. Do like, share, and subscribe. Thank you.